आज हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जुड़ी हुई है ना? लेकिन ये कनेक्शन, ये जुड़ाव, ये शुरू कब हुआ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की कहानी असल में कितनी पुरानी और कितनी हैरान कर देने वाली है। अच्छा, जैसे ही हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इंटरनेट, हवाई जहाज, है ना? यही सब। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि असली कहानी तो सदियों बल्कि हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी। चलिए इसी आम सोच को थोड़ा खुरेदते हैं। तो देखिए आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये वैश्वीकरण है क्या। फिर हम चलेंगे प्राचीन दुनिया के इंटरनेट यानी सिल्क रूट्स पर। ये भी देखेंगे कि हमारा खाना जैसे आलू और टमाटर, इन्होंने कैसे दुनिया का चक्कर लगाया। और हाँ, इस जुड़ाव का एक स्या पहलू भी है, बंदूकें, कीटाणु और व्यापार, उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में समझेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर हमारी दुनिया को छोटा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये वैश्वीकरण है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कनेक्शन, यानी देशों का, लोगों का और उनकी अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ जाना। इसे एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह समझिए। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पैसों या व्यापार की कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय प्रक्रिया है। अब सवाल ये है कि ये जुड़ाव होता कैसे है? कई तरीकों से। पहला है व्यापार, जब एक देश का सामान दूसरे देश पहुंचता है। दूसरा है माइग्रेशन, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते हैं। फिर आता है पैसों का प्रवाह, यानी कैपिटल। साथ ही विचारों का आदान प्रदान होता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी का फैलना तो है ही। और यहाँ आती है सबसे ज़रूरी बात। ये जो प्रक्रिया है ना, ये कोई नई बात नहीं है। आज हम जो कनेक्शन देखते हैं वो रातों रात नहीं बना। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं हमारे इतिहास में। तो चलिए इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसका अपना एक इंटरनेट था। ये कोई डिजिटल नेटवर्क नहीं था, ये थे रास्ते, जमीन पर बने रास्ते। हम बात कर रहे हैं मशहूर सिल्क रूट्स की। अब ये जो सिल्क रूट था, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी, ये एक जबरदस्त एक्सचेंज था। सोचिए, एक तरफ से एशिया से चीन का रेशम, भारत के मसाले और शानदार कपड़े पश्चिम की ओर जा रहे थे, और दूसरी तरफ से यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमती चीजें पूर्व की ओर आ रही थीं। एक लेन देन का बड़ा नेटवर्क। पर बात सिर्फ रेशम और मसालों तक ही सीमित नहीं थी। इन रास्तों पर सामान के साथ साथ विचार भी सफर कर रहे थे, विश्वास सफर कर रहे थे, पूरी की पूरी संस्कृतियां चल रही थीं। जैसे बौद्ध धर्म भारत से निकलकर इन्हीं रास्तों से होता हुआ पूरे एशिया में फैल गया। आगे चलकर ईसाई और इस्लाम धर्म भी इन्हीं रास्तों से एशिया में पहुंचे। चलिए अब एक और मजेदार चीज देखते हैं जो हमें रोजाना ग्लोबलाइजेशन का एहसास कराती है, और वो है हमारा खाना। हमारी खाने की प्लेट पर भी वैश्वीकरण की एक बहुत लंबी कहानी छुपी है। एक बेहतरीन मिसाल है नूडल्स और स्पगेटी की कहानी। माना जाता है कि नूडल्स का आइडिया चीन से शुरू हुआ, फिर अरब व्यापारी इसे इटली ले गए और वहां जाके ये बन गया स्पगेटी। सोचिए, आइडिया एक ही है, लेकिन जब वो सफर करके नई जगह पहुंचा तो उसने एक नया रूप ले लिया। लेकिन खाने पीने की दुनिया में जो असली क्रांति आई, वो आई अमेरिका की खोज के बाद। जब यूरोपियन वहां पहुंचे तो उन्हें ऐसी ऐसी चीजें मिली जिनके बारे में बाकी दुनिया ने कभी सुना भी नहीं था। आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, और इन चीजों ने वापस आकर पूरी दुनिया का मेन्यू ही बदल डाला। और इसका असर जबरदस्त था। सिर्फ आलू का उदाहरण लेते हैं। जब आलू यूरोप पहुंचा तो वहां के गरीब लोगों के लिए ये एक वरदान जैसा था, सस्ता भी और पौष्टिक भी। नतीजा, लोगों की सेहत सुधरी और यूरोप की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। सोचिए, सिर्फ एक सब्जी ने एक पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ मसालों और आलूओं की नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इस जुड़ाव का भी एक बहुत ही स्या, एक डार्क साइड था। ये जो नया कनेक्शन बन रहा था, ये हमेशा शांति से नहीं बना। इसके साथ आई विजय, बीमारियां और बड़े पैमाने पर विनाश। इतिहास में यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, 1500 से पहले भी दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी, जैसा हमने सिल्क रूट में देखा। लेकिन 16वीं सदी में जब यूरोप के जहाज अमेरिका के तट पर पहुंचे, तब से ग्लोबलाइजेशन का एक बिल्कुल नया और अक्सर बहुत क्रूर दौर शुरू हुआ। यूरोपियन अपने साथ बंदूकें लाए, तोपें लाए, लेकिन उनका जो सबसे खतरनाक हथियार था वो लोहे का नहीं बना था, वो दिखाई भी नहीं देता था। वो थे
कीटाणु, जर्म्स, खासतौर पर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां। अब हुआ ये कि अमेरिका के लोग हजारों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे, इसलिए उनके शरीर ने यूरोप और एशिया की बीमारियों के खिलाफ कभी कोई इम्यूनिटी, कोई लड़ने की ताकत ही नहीं बनाई थी। तो जो बीमारी एक यूरोपियन के लिए मामूली सी बात थी, वही बीमारी वहां के लोगों के लिए एक जानलेवा सजा बन गई। और इसका जो नतीजा निकला वो भयानक था। कहा जाता है कि पूरे के पूरे समुदाय नष्ट हो गए, लाखों करोड़ों लोग इन बीमारियों से मारे गए, और इस तबाही ने यूरोपियंस के लिए अमेरिका पर कब्जा करना बेहद आसान कर दिया। तो हमने व्यापार देखा, खाने पीने की चीजों का सफर देखा और बीमारियों का विनाश भी देखा। तो इन सब चीजों ने मिलकर हमारी दुनिया को आखिर बनाया कैसे? जैसे जैसे समुद्रों को पार किया गया, नए रास्ते खुले और महाद्वीप आपस में जुड़े, तो कहा जाने लगा कि दुनिया सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धरती का साइज कम हो गया, इसका मतलब था कि दूरियों का मतलब कम हो गया था। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, बात करना, व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। तो जो बात शुरू में हमने उठाई थी, उसका जवाब अब साफ है। दुनिया का ये सिकुड़ना, ये इंटरनेट और हवाई जहाज़ों से सदियों पहले ही शुरू हो गया था। सिल्क रूट से लेकर समुद्री यात्राओं तक इन्हीं पुरानी कड़ियों ने उस ग्लोबल दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया के आपस में जुड़ने की ये शुरुआत हुई कैसे। फिर हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक कानून ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी के जबरदस्त रोल को देखेंगे और आखिर में इस जुड़ाव के पीछे की उस भारी कीमत पर भी नजर डालेंगे जो कई लोगों ने चुकाई। तो सवाल यह है कि ये जो ग्लोबल जुड़ाव है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें 3 खास तरह के प्रवाह या फ्लोज को देखना होगा जिन्होंने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, 19वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो असल में 3 बहुत पावरफुल धाराओं पर टिकी थी। पहला था व्यापार का प्रवाह, मतलब सामान का एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा था श्रम का प्रवाह, यानी लाखों लोगों का काम की तलाश में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना। और तीसरा था पूंजी का प्रवाह, मतलब इन्वेस्टमेंट का हजारों मील का सफर तय करना। जब ये तीनों धाराएं एक साथ मिली तो उन्होंने दुनिया का आर्थिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये जो फ्लो थे, ये अपने आप ही नहीं शुरू हो गए। कभी कभी बस एक छोटा सा पॉलिटिकल डिसीजन पूरी दुनिया में तूफान ला सकता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन के कॉर्न लॉज। तो आखिर ये कॉर्न लॉज थे क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये ब्रिटेन की सरकार ने बाहर से आने वाले अनाज पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए थे। मकसद तो ये था कि अपने देश के किसानों को बचाया जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। देश के अंदर खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक सब परेशान हो गए। और फिर जैसी सरकार ने दबाव में आकर इन कानूनों को हटाया, बस एक के बाद एक डोमिनोज गिरना शुरू हो गए। ब्रिटेन में बाहर से सस्ता अनाज आने लगा। नतीजा, ब्रिटेन की अपनी खेतीबाड़ी तबाह हो गई। लाखों किसान और मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। अब पेट पालने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, जहाजों में बैठकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी नई जगहों पर जाना। देखिए कैसे एक देश के एक कानून ने दुनिया में पलायन की सबसे बड़ी लहरों में से एक को जन्म दे दिया। अच्छा, कानून तो बदल गया, लेकिन सिर्फ कानून बदलने से इतने सारे लोग और इतना सारा सामान इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच सकता था? यहीं पर टेक्नोलॉजी का कमाल सामने आता है, जिसने इस वैश्वीकरण की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। उस जमाने के 3 बड़े आविष्कार थे जिन्होंने दुनिया की शक्ल ही बदल दी: रेलवे, भाप से चलने वाले जहाज यानी स्टीम शिप, और टेलीग्राफ। रेलवे ने देशों के अंदरूनी इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ दिया। स्टीम शिप्स ने समंदर के महीनों लंबे सफर को हफ्तों में समेट दिया। और टेलीग्राफ ने तो कमाल ही कर दिया। जो संदेश पहले महीनों में पहुंचते थे, अब वो सेकंडों में महाद्वीप पार कर रहे थे। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है रेफ्रिजरेटेड जहाज, मतलब ऐसे जहाज जिनमें बड़े बड़े फ्रिज लगे होते थे। इस एक टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक मांस भेजना मुमकिन कर दिया। इसका असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। यूरोप के गरीब लोगों की थाली में पहली बार सस्ता मांस पहुंच पाया। टेक्नोलॉजी ने वाकई दूरी, समय और लागत तीनों को मात दे दी थी। लेकिन इस सारी तरक्की और चमक दमक की कहानी का एक दूसरा बहुत ही अंधेरा पहलू भी था। इस जुड़ाव की एक कीमत थी,
और वो कीमत बहुत भारी थी, जिसे उपनिवेशवाद और शोषण के रूप में चुकाया गया। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते यूरोप की ताकतों में ना अफ्रीका पर कब्जा करने की एक होड़ सी मच गई और 1885 में बर्लिन में बैठ के उन्होंने लिटरली एक नक्शे पर लकीरें खींच दी और पूरे महाद्वीप को आपस में ऐसे बांट लिया जैसे वो कोई केक हो। ऐसा करते हुए उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि वहां कौन लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है या उनके समुदाय कहाँ हैं। और इसी दौरान अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की एक इतनी भयानक बीमारी फैली। आप सोचिए, इस एक बीमारी ने अफ्रीका के करीब 90% मवेशियों को खत्म कर दिया। इससे अफ्रीकी लोगों की रोजी रोटी का जरिया ही छिन गया और यूरोपीय ताकतों ने इस तबाही को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर लिया और बेबस हो चुके अफ्रीकियों को अपनी खदानों और बागानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। शोषण का एक और डरावना चेहरा था गिरमिटिया मजदूरी का सिस्टम। भारत से लाखों लोगों को अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर झूठे वादे करके कैरेबियन, फिजी और मॉरिशस जैसी दूर दराज जगहों पर ले जाया गया। उनसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, पर असल में ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। उस जमाने में ही कई लोगों ने इस सिस्टम को गुलामी की एक नई प्रथा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन मजदूरों के पास असल में कोई अधिकार थे ही नहीं और उनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। ये वैश्वीकरण का वो चेहरा था जहां लोगों का प्रवाह उनकी मर्जी से नहीं बल्कि शोषण पर टिका था। भारत के साथ तो जो व्यापार का मॉडल था वो तो इससे भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। अब जरा इस साइकिल को समझिए। कच्चा माल जैसे कपास भारत से ब्रिटेन जाता था, फिर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में उसी कपास से कपड़ा बनता था और वही कपड़ा कई गुना ज्यादा दाम पर वापस भारत के बाजारों में बेच दिया जाता। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत का जो सदियों पुराना कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ भारत के कारीगर गरीब हो रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन वो मुनाफे के ढेर पे बैठा था। ये पूरा सिस्टम ही ब्रिटेन को अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। सवाल तो वाकई बड़ा है ना, और इसका जवाब देखिए सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलने वाला। इसका जवाब तो उन जंगों में, उन समझौतों में और उन विद्रोहों में छिपा है जिन्होंने देशों की तकदीर लिख दी और पूरी दुनिया में पैसे के खेल के नियम ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो अपनी ही तरक्की के बोझ तले कह सकते हैं दबने वाली थी। 20वीं सदी की शुरुआत थी और दुनिया एक ऐसे जबरदस्त भूचाल की तरफ बढ़ रही थी जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। पहला विश्व युद्ध। ये इतिहास की किसी भी लड़ाई से बहुत अलग था। ये दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल वॉर था। मतलब जीत सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में तय हो रही थी। सोचिए, मशीनें इंसानों को मारने के लिए मशीनें बना रही थीं और नतीजा 90 लाख से ज्यादा मौतें। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने सच में इंसानियत की नींव हिलाकर रख दी थी। और जब जंग खत्म हुई तो दुनिया का आर्थिक नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। जो यूरोप सदियों से दुनिया की तिजोरी हुआ करता था वो अब खुद कर्ज में डूबा था। और दुनिया का नया बैंकर कौन बना? अमेरिका। अब अमेरिका दूसरे देशों को कर्ज दे रहा था। मतलब आर्थिक शक्ति का जो सेंटर था वो हमेशा के लिए बदल गया। तो जंग के बाद की ये जो नई और कह सकते हैं काफी अस्थिर दुनिया थी वो एक और बड़े झटके के लिए तैयार हो रही थी। जंग के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि एक और तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और वो तबाही थी महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। इसकी शुरुआत हुई एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सब कुछ शुरू हुआ खेतों से। हुआ ये कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो गया तो कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। अब जब किसानों ने कर्ज चुकाना बंद कर दिया तो अमेरिकी बैंकों ने घबराकर यूरोप से अपने पैसे वापस मंगाने शुरू कर दिए और इसका असर पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसका लोगों पर जो असर हुआ वो कल्पना से भी परे था। शहरों में फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, करोड़ों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। उधर गांवों में किसान अपनी जमीनें खो रहे थे। दुनिया भर के बंदरगाहों पर जहाज बस खड़े थे क्योंकि देशों के बीच व्यापार लगभग ठप हो चुका था। ये एक वैश्विक निराशा का दौर था। इस वैश्विक संकट की आंच जाहिर है भारत तक भी पहुंची। देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीधा आधा रह गया। गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गई, जिससे भारतीय किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। और इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने टैक्स कम करने से साफ इनकार कर दिया।
नतीजा ये हुआ कि किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया और पूरे ग्रामीण भारत में एक असंतोष की आग भड़क उठी। तो दो विश्व युद्ध और एक भयानक महामंदी की तबाही के बाद दुनिया के नेताओं ने आखिरकार फैसला किया कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अब वक्त था एक नई, ज्यादा स्थिर, ज्यादा मजबूत व्यवस्था बनाने का। इस तबाही से सबक लेकर दुनिया के बड़े नेताओं ने तय किया कि इकोनॉमी को अब किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर उन्होंने इतिहास में पहली बार एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसके नियम तय हों, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही को रोका जा सके। मकसद बहुत सीधा और साफ था। भविष्य में किसी भी तरह की आर्थिक अफरा-तफरी को रोकना। दुनिया को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिस पर भरोसा किया जा सके। तो सवाल ये है कि ये नया सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, इसके 4 मेन पिलर थे। पहला लक्ष्य था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सबको रोजगार। दूसरा, इस पर नजर रखने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तीसरा, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया गया। और चौथा, जो कि इसकी नींव थी, अमेरिकी डॉलर को सोने की एक तय कीमत पर फिक्स कर दिया गया और फिर दुनिया की बाकी करेंसीज को डॉलर से जोड़ दिया गया। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक गारंटी थी। लेकिन एक तरफ जहां पश्चिमी देश ये नई व्यवस्था बना रहे थे, वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। पुराने साम्राज्य टूट रहे थे और नए आजाद देश दुनिया के नक्शे पर उभर रहे थे। 1945 के बाद तो दुनिया का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। एशिया से लेकर अफ्रीका तक दशकों पुराने साम्राज्य ढह रहे थे और नए देश आज़ादी की सांस ले रहे थे। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ आई थी। विरासत में मिली गरीबी और एक ऐसी इकोनॉमी जो उनके अपने लोगों के फायदे के लिए बनी ही नहीं थी। तो इन नए आज़ाद हुए देशों को ये महसूस हुआ कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम बना है वो उनके हितों की रक्षा नहीं करता। इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने खुद को G77 कहा और एक नई, ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा फेयर व्यवस्था की मांग की। और उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ थीं। उन्हें अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा हक चाहिए था, ट्रेड में बराबरी चाहिए थी और डेवलपमेंट के लिए बेहतर मदद चाहिए थी। असल में वो एक ऐसा नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते थे जो सिर्फ कुछ अमीर देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करे। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के दौर में लाते हैं। 1970 के दशक तक आते आते जंग के बाद बनी ये व्यवस्था टूटने लगी थी और दुनिया एक नए, एक अनएक्सपेक्टेड दौर में कदम रख रही थी। सबसे बड़ा बदलाव हुआ पैसे को लेकर। वो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जहां हर करेंसी डॉलर से बंधी थी, वो खत्म हो गया। अब करेंसी की कीमत फिक्स नहीं थी। जरा सोचिए, अब हर देश की करेंसी की वैल्यू एक तरह से शेयर बाजार जैसी हो गई, जो हर दिन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। इसी को कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और पता है, यही वो बदलाव था जिसने मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन यानी कि आधुनिक वैश्वीकरण के दरवाजे खोल दिए। जब पैसा किसी एक जगह बंधा नहीं रहा तो वो और उसके साथ साथ सामान भी बॉर्डर्स के आर पार पहले से कहीं ज्यादा तेजी और आज़ादी से बहने लगा। इस नए दौर की एक और बड़ी पहचान थी मल्टीनेशनल कंपनियों यानी MNCs का उदय। इन कंपनियों ने क्या किया? इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां उन देशों में लगानी शुरू कर दी जहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम थी, जैसे कि चीन, भारत और ब्राजील। अब देखिए, इस मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की कहानी के 2 पहलू हैं, एक सिक्के की तरह। एक तरफ चीन जैसे देशों ने इस मौके का जबरदस्त फायदा उठाया, बहुत तेजी से तरक्की की और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इसी दौर में कई देशों के अंदर अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हमारी दुनिया इतनी कनेक्टेड हुई कैसे? इसी जुड़ाव को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब दुनिया के देशों का आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर जुड़ जाना। सोचिए, आज हम एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं ना, पर इस कनेक्शन की जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। आइए उन्हीं जड़ों को आज खोजते हैं।
तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने जमाने के ट्रेड रूट से। ये वो रास्ते थे जिन्होंने पहली बार दुनिया के अलग अलग कोनों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। कह सकते हैं कि ये ग्लोबल दुनिया का पहला चैप्टर था। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे पुराना रूप था वो व्यापार के जरिए ही आया था। और जब भी पुराने व्यापार की बात होती है तो सिल्क रोड का नाम सबसे पहले आता है। अब इसे सिर्फ एक सड़क मत समझिए, ये तो सड़कों का एक पूरा जाल था जिसने एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ा। और कमाल की बात यह है कि इस पर सिर्फ रेशम या मसाले ही नहीं चलते थे, बल्कि नए नए विचार, संस्कृति और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म जैसे मजहब भी इसी रास्ते से भारत से चीन और पूरी दुनिया में फैले। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि सिल्क रूट अकेला नहीं था। चीन और भारत जैसे देश इन पुराने ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स के बहुत बड़े सेंटर थे। और हिंद महासागर, वो तो मानो उस दौर का एक बहुत बड़ा व्यापारिक हब था जहां से सामान और लोग पूरी दुनिया का सफर तय करते थे। चलिए अब कहानी के एक ज्यादा मुश्किल और ज्यादा जटिल दौर में चलते हैं, उपनिवेशवाद। ये वो समय था जब दुनिया का जुड़ना सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका मतलब जीत और कंट्रोल भी बन गया। इसने दुनिया को जोड़ा तो जरूर, लेकिन बड़े ही गलत और असमान तरीके। और ये स्लाइड इस दौर की सच्चाई को कितनी साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थे ब्रिटेन जैसे देश जिनके लिए ये कनेक्शन बेहिसाब दौलत और तरक्की लेकर आया, तो वहीं दूसरी तरफ थे अफ्रीका और एशिया के वो देश जिन्हें गुलाम बनाया गया। उनके लिए ये सिर्फ दुख, गरीबी और शोषण लेकर आया। ये सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जिनकी सच्चाई आज भी हमें दुनिया में दिखती है। और हाँ, ये वाला हिस्सा तो बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है। अफ्रीका का बंटवारा। हुआ ये कि यूरोप के ताकतवर देशों ने मेज पर बैठकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप को आपस में केक की तरह बांट लिया। उन्होंने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींच दी जिन्हें बनाते वक्त वहां रहने वाले लोगों या उनकी संस्कृति का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। इन बेतरतीब लकीरों ने न सिर्फ नक्शे बदले, बल्कि कई देशों के लिए भविष्य में होने वाले झगड़ों की नींव भी रख दी। तो अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जो एक ग्लोबल दुनिया बनाने का पूरा प्रोसेस था ना, इसका एक दोहरा चेहरा था। इसमें अच्छाई भी थी तो बुराई भी। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। और देखिए, एनसीईआरटी की ये एक लाइन ही मानो पूरे चैप्टर का निचोड़ बता देती है। एक वैश्विक दुनिया का निर्माण एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसने कुछ के लिए समृद्धि पैदा की तो दूसरों के लिए दुख। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इतिहास को हमेशा दोनों नजरियों से देखना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमारी ये दुनिया व्यापार, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने, पैसे और संस्कृति के धागों से बुनी हुई है। इन सभी चीजों ने मिलकर हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी तो बनाया है, लेकिन इस कहानी में हीरो भी है और विलन भी। यही इसकी सच्चाई है। तो इस पूरी ऐतिहासिक कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? हमने देखा कि जुड़ाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आज के डिजिटल जमाने में हमारे पास एक मौका है ज्ञान को साझा करके एक ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा बराबरी वाला ग्लोबल कनेक्शन बनाने का। बिल्कुल, जैसे ये जानकारी आप तक पहुंच रही है, इस तरह की सामग्री उन सभी स्टूडेंट्स की मदद कर सकती है जो आसान और भरोसेमंद नोट्स ढूंढ रहे हैं। इससे ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सब तक पहुंचता है। तो इस पॉजिटिव कनेक्शन का हिस्सा बनने और ज्ञान के इस नेटवर्क को और भी मजबूत करने के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक एक्शन इस नेटवर्क को और बड़ा बनाता है। और जाते जाते बस इस एक बात को याद रखिएगा, आपका बस एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई को काफी आसान बना सकता है। ये आज के दौर में एक अच्छी ग्लोबल दुनिया बनाने का सबसे सीधा और सबसे ताकतवर तरीका है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।